तो आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि यूपीपीएससी आयुर्वेदा के मेडिकल ऑफिसर एग्जाम में जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछे जाएंगे या जा सकते हैं ऑन द रिव्यू ऑफ जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस यूपीपीएससी का इंटरव्यू अटेंड किया है और सिलेक्टेड जो पार्टिसिपेंट्स रहे हैं और कई पार्टिसिपेंट्स से रिव्यू करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। सबसे पहले तो फर्स्ट आपको फोकस करना है द थिंग्स टू बी डू ड्यूरिंग द इंटरव्यू। बिकॉज एक इंटरव्यू जो होता है वो आपका बेसिकली एक आपका पर्सनालिटी टेस्ट है, क्योंकि ऑलरेडी आपने एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हो। अभी ड्यूरिंग द इंटरव्यू उन्हें अपने बेस्ट कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं। तो बेटा सबसे पहले ध्यान रखना कि वेल ड्रेस्ड ड्रेस बहुत ज्यादा मैटर करती है। किसी भी इंटरव्यू के टाइम आप जाते हैं तो कोशिश करो कि जो गर्ल्स हैं लाइक साड़ी वेयर कर सकती हैं या सूट रेदर देन एनी वेस्टर्न ड्रेस। तो आपको कोशिश करना कि कोई एथनिक वियर या फिर साड़ी वियर करें। और उसमें भी कोशिश करें कि हेयर्स जो हैं अगर आपके लंबे हेयर हैं तो उन्हें खुला ना रखें और उसकी जगह आइदर आप टाई कर सकते हैं या उन्हें वेल एकदम से जो है बैंड करके रखें, तो ये सबसे बेटर रहेगा। लड़के कोशिश करें जो बॉयज हैं कि वो थोड़ा सा लाइट शर्ट वियर करें और डार्क पैंट, ये कॉम्बो, या फिर आइदर विंटर इज कमिंग सो यू कैन वियर ब्लेजर ऑल्सो, तो ये कॉम्बो भी अच्छा रहता है। और उसमें भी कोशिश ये रखें कि लाइट शर्ट हो और डार्क पैंट हो, ये कॉम्बिनेशन रहेगा। और साथ में कुछ चीजें आपको पहले से ही प्रिपेयर करनी है लाइक आपके डॉक्यूमेंट्स। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को आपको एकदम से वेल मेंटेन किसी भी पॉली बैग में ले जाने की जगह आपके पास एक डॉक्यूमेंट होल्डर होगा। तो डॉक्यूमेंट होल्डर में आप ईयर वाइज अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स को पहले ही अरेंज करके और उनको लेके जाएं। एट द टाइम आपको चीजें बाद में कंफ्यूजन ना हो। और अपने साथ जो बेसिक चीज है पेन, ब्लैंक पेपर, कुछ चीजें वो आपके पास होनी चाहिए। लाइक पेन नेसेसरी चीज है, किसी से आपको साइन करना होगा। देन जब आप इंटरव्यू रूम में बैठेंगे तो लास्ट रिव्यू के अकॉर्डिंग जो है 2 ऑन बोर्ड यूपीपीएससी में मेंबर रहते हैं। 1 जो है एक होंगे उनमें से आयुर्वेदा से और अदर जो होंगे वो आईएएस ऑफिसर होंगे रहेंगे। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना माइंड प्रिपेयर करना है कि आपको एक आयुर्वेदा की भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और उसके साथ जो एक अदर किसी स्टेट लेवल पे कई चीजें जो योजनाएं चल रही हैं, जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जो बेसिक एक एज अ डॉक्टर पर्सनैलिटी आप में होनी चाहिए, तो उन चीजों की भी आपको जो है नॉलेज होनी चाहिए। तो जब भी आप एंटर करोगे तो उस टाइम भी थोड़ी एक हम्बलनेस होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस आप में अच्छे से होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा ये आपका पर्सनालिटी टेस्ट है, तो उसका आपको थोड़ा ध्यान रखते हुए कॉन्फिडेंस के साथ ही जाना है। और उसमें भी नाइदर कोई बहुत ज्यादा कैजुअल होके नहीं या फिर बहुत ज्यादा स्टिफ होके नहीं, इतना डरना नहीं है, घबराना नहीं है। टेक केयर ऑल पॉजिटिविटी विद यू। और जब आप एंटर कर रहे हो तो ग्रीट करना, विश करना वो जरूरी है, नमस्कार या गुड मॉर्निंग आइदर जैसा भी आपको ठीक लगे। उसके बाद अगर आप चेयर पे बैठ रहे हो तो उससे पहले कोशिश करो कि आप परमिशन लो, कहना है कि आप बैठ सकते हो, थैंक यू सर। तो ये चीजें जो बेसिक हैं उनका खास ध्यान रखना। एकदम रूड होके नहीं जाना, पूरा आपको पहले तो वेल ड्रेस वेल मेंटेन होना है। देन उसके बाद अगर वो परमिट करते हैं देन उसके बाद ही आप विद थैंक यू चेयर पे बैठेंगे। और कोशिश करें आप टाइम पे ही जाएं, कोई लास्ट मिनट हेजल ना हो, ठीक है। बी रिस्पेक्टफुल टू द इंटरव्यूअर्स, ये आप ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा रूड नेचर या बहुत शाय ऐसा सच नहीं होना। कॉन्फिडेंट रहो, पॉजिटिव रहो और रिस्पेक्टफुल रहो। कीप आई कांटेक्ट विद द इंटरव्यूअर ड्यूरिंग द इंटरव्यू, अपना आई कांटेक्ट बना के रखो। कोशिश करो कि आप इधर उधर ना देख रहे हो जब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा हो। तो इस चीज का आप खास ध्यान रखें। और कोशिश करें आप मेक श्योर टू ऑलवेज सिट अपराइट, कि सीधे बैठे अपनी बॉडी पोस्चर को मेंटेन करके। ऐसा ना हो आप बिल्कुल झुके हुए हैं, लीन है, चेयर पे फैल गए हैं, ऐसा नहीं करना। अपने बॉडी पोस्चर को मेंटेन करके रखना। ये छोटी छोटी चीजें ही नोट की जाती है, इनकी भी मार्किंग होती है पहले से। तो इन चीजों का आपको खास ध्यान रखना है कि आपकी नॉलेज अच्छी होते हुए भी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, स्टिल नेगेटिव कोई आपके रिमार्क्स ना रहे। तो इन चीजों को आपको पहले से ही ध्यान रखना, क्योंकि इट्स ओनली अप टू यू कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। देन कोई भी आपसे अगर सवाल पूछा जा रहा है तो उसे इंटरेस्ट के साथ सुने और पूरा क्वेश्चन होने दे कि जो है इंटरव्यू क्या कह रहे हैं, जो ऑडिट जो पैनल है वो आपसे क्या पूछ रहा है उसको अच्छे से सुने। पहले उनकी पूरी बात सुने और देन उसके बाद आप जो है जवाब दें। सो लिसन फर्स्ट केयरफुली एंड देन ओनली आंसर, ये कोशिश करें। फिर आपसे कोई भी सवाल पूछा जाए तो कोशिश करें जैसे कोई भी क्वेश्चन रहा
तो यू कैन स्टार्ट योर आंसर विद थैंक यू सर, थैंक यू मैम फॉर आस्किंग, या थैंक यू, और देन अपना जो है आंसर स्टार्ट करें। तो ये भी एक अच्छा तरीका रहता है कि आप पहले जो है थैंक यू कहें। देन अगेन ध्यान रखना कि आप क्वेश्चन के टाइम पे जो है इधर उधर ना देखें, आपका ध्यान इधर उधर ना हो, मेन आपका फोकस इंटरव्यूअर की ही और हो। तो ये कुछ पॉइंट हैं, इनका आपको खास ध्यान रखना। देन हम डिस्कस करेंगे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो यूपीपीएससी इंटरव्यू में पूछे गए हैं, जो मैंने रिव्यू लिया कई स्टूडेंट से, कई जो है जिन्होंने अटेम्प्ट किया है लास्ट टाइम में। तो सबसे पहले उनका क्वेश्चन रहता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए। तो उसमें आपको सबसे पहले खुद ही प्रिपेयर कर लेना है, आपका नाम, आप कौन से कॉलेज से बिलोंग करते हैं, आपकी क्या ग्रेजुएशन रही है, आप बीएमएस हैं या फिर एमडी क्वालिफाइड हैं, एमडी कौन से सब्जेक्ट में है। तो वो एक आपको वेल मैनर में, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो देन हिंदी में, इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, आपसे क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा गया है तो आप कोशिश करो इंग्लिश में जवाब दो, इफ यू आर कंफर्टेबल इन दैट लैंग्वेज। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको एक्सप्लेन करना होगा कि अभी करंट में आप क्या कर रहे हैं आफ्टर योर ग्रेजुएशन, या ड्यूरिंग अभी एमडी कर रहे हैं, या आप कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका सेटअप है, तो वो आपको पहले से ही प्रिपेयर रखना है। देन मोस्ट कॉमन क्वेश्चन रहता है व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हाँ, आपके पास पहले से ही एक रीजन हो कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, अभी करंटली आप क्या कर रहे हैं उसी के साथ रिलेवेंट आपका आंसर होना चाहिए कि क्या आपका ज्वाइन करने का मोटिव है। या तो आप कह सकते हैं या दैट कि हम बेसिक लेवल पे जो है पब्लिक को सर्व करना चाहते हैं, अपने जो भी आप प्रेजेंट आपका प्रोफेशन है उसके अकॉर्डिंग इस आंसर को आप दे सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है, जैसे लास्ट जो कई उन्होंने बताया स्टूडेंट्स ने कि उनसे पूछा गया पीएचसी क्या है, सीएचसी क्या है, सब सेंटर क्या है। तो इनकी बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एनएम जो है लाइक सब सेंटर, तो इट इज अ लेवल ऑफ प्राइमरी केयर, और हर सब सेंटर जो होता है वो 5,000 की पॉपुलेशन में लोकेटेड होता है। और इसका भी पैटर्न होता है कि हिली एरियाज में 3,000, हिली जो ट्राइबल एरियाज हैं या डेजर्ट हैं तो वहां पे 3,000 की पॉपुलेशन में होता है। लेकिन जो अर्बन एरिया है, जो प्लेन एरिया है, प्लेन, तो वहां पे 5,000 की पॉपुलेशन में। तो ये बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए, मैंने ऑलरेडी आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टाफ इन सब सेंटर रहते हैं 3, जिसमें से एक एएनएम एसेंशियल होती है और दो एएनएम डिजायरेबल होते हैं, और साथ में एक मेल हेल्थ वर्कर। तो ऐसे अराउंड जो है 3 इनका नंबर ऑफ स्टाफ होता है, एंड इट इज रेगुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देन बात करें पीएचसी की, तो पीएचसी भी लेवल ऑफ प्राइमरी केयर है। अराउंड 30,000 की पॉपुलेशन में एक पीएचसी लोकेटेड होती है, और इसका स्टाफ जो होता है वो अराउंड 15 रहता है। 15 में भी जैसे एक मेडिकल ऑफिसर होता है, एक फार्मासिस्ट होता है, एक नर्स मिडवाइफ होती है, और 2 हेल्थ असिस्टेंट होते हैं, मेल फीमेल। तो इनकी भी लिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, मैंने आपसे कुछ नोट्स भी शेयर किए हैं। तो 2 उसमें मेल असिस्टेंट होते हैं, एक लोअर डिवीजन क्लर्क, एक अपर डिवीजन क्लर्क, एक लैब टेक्नीशियन, एक हेल्पर। तो इस तरह से जो है इनका अप्रोक्सीमेटली 15 का स्टाफ रहता है, एंड इट इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। देन अगर हम बात करें सीएससी की, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, तो दिस इज अ लेवल ऑफ सेकेंडरी केयर, तो ये आप खास ध्यान रखना। और जो है सभी सीएससी जो है अप्रोक्स जो है 1,20,000 की पॉपुलेशन पे लोकेटेड रहती है, और जो स्टाफ होता है वो 25 से 30 के अराउंड होता है। इसमें 25 से 30 में जो है 4 एएमओ, 4 मेडिकल ऑफिसर होते हैं, एक एमबीबीएस, एक डेंटल, 2 एमबीबीएस और एक आयुष से, तो इसका रेशो रहता है। देन ओपीडी और आईपीडी सर्विसेज रहती है, इमरजेंसी सर्विस रहती है, लैब सर्विस रहती है सीएचसी के अंडर, और वहां पे और जो है 10 स्टाफ नर्स होती हैं। तो इस तरह का डिजायरेबल और एसेंशियल कुछ पैरामीटर रहते हैं, तो इनका अप्रोक्स 25 to 30 का स्टाफ रहता है, और दिस इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। देन आपसे बहुत सारे स्टूडेंट से लास्ट टाइम में क्वेश्चन पूछा गया था कि आशा क्या है। तो आशा एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एक्रीडेटेड जिसे मान्यता प्राप्त हो सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो ये जो होती है, ये एक विलेज की ही रेजिडेंस हो सकती हैं, मैरिड हो सकती हैं, विडो या डाइवोर्सी हो सकती हैं, और इन बिटवीन एज ऑफ 25 to 45 का क्राइटेरिया रहता है, जिन्होंने 8वीं क्लास तक जो है अपनी शिक्षा ग्रहण की हो, और अच्छी उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, लीडरशिप क्वालिटी हो, और एक आशा पर 1000 पॉपुलेशन में एनरोल की जाती है, और वो भी जो है पंचायत के थ्रू उनका जो है चूज की जाती है।
देन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बेसिक होती है अगर आपसे पूछी जाए तो आपको पता होना चाहिए कि वो अवेयरनेस फैलाती है गांव में, उस एरिया में रिगार्डिंग न्यूट्रिशन, सैनिटाइजेशन इन फीमेल्स में, और हेल्थ लिविंग कैसी होनी चाहिए। साथ में जो है वो महिलाओं को और काउंसिल करती हैं कि उनका जो है बेबी के लिए, डिलीवरी के लिए, सेफ डिलीवरी के लिए या फिर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए प्रमोट करते हैं, बेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन, कॉन्ट्रासेप्शन, इन सब का जो है वो काउंसिल करती है वुमेन को। एंड देन प्राइमरी जो मेडिकल केयर होती है उनके लिए भी उनकी नॉलेज रहती है, इन्हें कैसे फीवर डायरिया मैनेज करना है ऑन बेसिक लेवल, और डोट्स प्रोवाइडर होती हैं। तो ये इनकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतनी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। साथ में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हेल्थ मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ यूपी, तो मैंने ऑलरेडी आपसे एक लिस्ट शेयर की थी कि हेल्थ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर जो है यूपी के कौन है। तो आप जानते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, और जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वो इम्पोर्टेंट है। साथ में जैसे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, या मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर, इन सभी के जो है हमारे हैं ब्रिजेश पाठक जी। देन मिनिस्ट्री ऑफ बेसिक एजुकेशन है संदीप सिंह जी, और मिनिस्ट्री ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यूपी में है गुलाबो देवी जी। आई रिसेंटली मेट हर ऑल्सो। और तो ये आपको थोड़े बेसिक पता होने चाहिए। अलॉन्ग विद आयुष मिनिस्ट्री के मेंबर्स के आपको जो है लिस्ट पता होनी चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी आपको नोट्स, इसकी क्लास ली थी रिगार्डिंग आयुष मिनिस्ट्री एंड आयुष, तो वहां आप एक बार रिव्यू कर लेना। तो उसमें भी आप बेसिक जानते हो कि ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर है श्री सबरनानंद सोनोवाल जी, और उससे पहले 7 जुलाई 2021 से पहले सर्व किया है श्रीपद यशो नायक जी ने, जो ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर भी, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं। साथ में आप जानते हो जो अभी ऑनरेबल मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट वो कौन है, डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई कालूबाई जी, ये आपको पता होना चाहिए। और मेन सेक्रेटरी इन आयुष हैं अभी वैद्य राजेश कुटेजा जी, और जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं या चीफ विलेज ऑफिसर हैं वो श्री प्रमोद कुमार पाठक जी हैं, सर हैं। तो ये बेसिक आपको पता होने चाहिए। देन लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था एक कि हेल्थ की डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू WHO, तो उस टाइम पजल नहीं होना है, पहले से ही प्रिपेयर आपको पता होना चाहिए कि डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, social well-being and not merely the absence of disease। तो ये आपको पहले ही go through होना है, what is the definition of health according to WHO। साथ ही में उनसे पूछा भी गया था कि आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य किसे कहा जाएगा। तो स्वास्थ्य की डेफिनेशन आयुर्वेद में मोस्ट कॉमन जो सभी को याद होगी, शिशु सूत्र 15 की, सम दोष सवग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रश्नात्म इंद्रिय मना स्वस्थ विधीयते। ठीक है, ये तो पता होगी। लेकिन फिर भी जो आप सम दोष है, सम अग्नि का तो प्रमाण ज्ञान कर नहीं सकते। अगर किसी का आपको इंस्टेंट ज्ञान करना है कि ये मनुष्य स्वस्थ है या नहीं, ये पेशेंट, तो आप कैसे ज्ञान करोगे। तो उसकी आपको याद होनी चाहिए आचार्य काश्यप ने जो खिलस्थान में स्वस्थ की डेफिनेशन दी है। ठीक है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं लेकिन नहीं पता होते। सम दोष सम अग्नि का आप इंस्टेंट प्रमाण नहीं ज्ञात कर पाओगे, है ना। तो जो आचार्य काश्यप ने दी है वो कौन सी है, अन्नभिलाषा भुक्तस्य परिपाक सुखेन च। जब भी आप कोई पेशेंट की हिस्ट्री लेते हो तो उसकी पर्सनल हिस्ट्री सबसे पहले लेते हो, बहुत बेसिक जो आप हर ओपीडी टिकट में लिखते हो। एपेटाइट कैसी है, बाउल कैसा है, ब्लेडर कैसा है, स्लीप कैसी है, तो पूरा यही आचार्य काश्यप ने बताया है। अन्नभिलाषा कैसी है, एपेटाइट, भुक्तस्य परिपाक सुखेन च, किसका परिपाक हुआ या नहीं। देन सृष्ट गणमूत्रत्वातत्वम शरीरस्य च लाघवम, कि जो है सृष्ट मूत्र हो रहा है, बाउल कैसा है, शरीर में लघुता है या नहीं, आइदर कॉन्स्टिपेशन है तो फ्लैचुलेंस नहीं, ये सब हम देखते हैं। तो सुप्रसन्न इंद्रिय, सुप्रसन्न इंद्रिय तुम च सुख स्वप्न प्रबोधकम, कि नींद कैसे आ रही है, हम स्लीप के बारे में पूछते हैं। बलवण आयुषो लाभ सोमनस्य समाग्निता, है ना। तो ये बेसिक डेफिनेशन है आरोग्य की अकॉर्डिंग टू आचार्य काश्यप, मेंशन इन खिलस्थान। देन और जो बेसिक डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि आयुर्वेद की ही परिभाषा बता दो, कई बार स्टूडेंट कुछ नहीं बोल पाते तो यही पूछा जाता है आयुर्वेद की परिभाषा बता दीजिए, तो क्या कहोगे। तो आप जानते हो हिताहितम सुखम दुखम आयुष हितामितम मानव च तत्र यत्रोक्तम आयुर्वेद से उच्यते, ये आपको पता होनी चाहिए। आयु की परिभाषा का सबके नॉलेज होनी चाहिए। शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगो धारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधगश्च प्राय आयुरुच्यते। तो आयुर्वेद की यहाँ चार पर्याय बता दिए हैं। देन चिकित्सा की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, तो उसकी भी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट कॉमन जो इंटरव्यू होते हैं उनमें ये पूछ लिया जाता है, अगर कोई भी कुछ चीज नहीं बता पा रहे तो इस तरह के टर्म्स पूछी जाती हैं।
तो चिकित्सा में भी आपको पता है, या भी क्रिया भी जायन्ते शरीर धातव समा सा चिकित्सा। या आचार्य चरक ने कहा, साथ में उन्होंने पहले चरक सूत्र 9 में क्या कहा, चतुर्णाम विषगादीनाम शस्तानाम धातु विकृति प्रवृत्ति धातु साम्यार्था चिकित्सा विधीयते। ठीक है, ये बेसिक आपको पता याद रहेंगे श्लोक, तो ये सबको याद ही होने चाहिए। साथ में और ज्यादा आपसे पूछने लगे तो आम की डेफिनेशन पूछी जा सकती है ना। तो आम की डेफिनेशन में भी आपको सबसे बेस्ट कॉमन श्लोक याद ही होगा, जठा नल दुर्बल्यात अविपकस्तुयोरसा स आम संज्ञको सर्वरोग प्रकोपक। ये आपको पता होना चाहिए। या फिर दूसरा, अगर ये वाला श्लोक याद नहीं तो दूसरा बता देना, उष्मणोलक बलत्वेन धातु आद्यम पाचितम दुष्ट आमश्य गतम रसम आमम प्रचक्षते, ये बता देना। यह क्वेश्चन आ सकता है कि साम के लक्षण क्या है, तो साम के लक्षण तो सबको ही याद होना चाहिए। स्रोत रोध बलभ्रंश गोरवानिल मूढ़ता आलस्य पकति निष्ठीव बलभ्रंश रुचिक्लमा। ठीक है, तो बेटा ये थोड़ा बेसिक चीजें आपको याद करनी ही पड़ेंगी, और अगर स्टिल अभी कंफ्यूजन हो मुझे बता देना, मैं एक नोट प्रिपेयर करके आपको दूंगी। और जो चीजें हैं जो साथ में जो दूसरे पैनल में अदर देन आयुर्वेदा की फैकल्टी से रहेंगे, तो सर के काफी चांसेस रहेंगे कि आपसे पूछ, सर या मैम के चांसेस रहेंगे कि आपसे रिगार्डिंग नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में पूछा जाए। तो बेटा ये वाली साइट है यूपी की नेशनल हेल्थ मिशन की, तो इस पे आप देख लेना, कई सारे प्रोग्राम्स इस पे मेंशन है, लाइक रक्तदान अमृत महोत्सव बनाया गया है, सीएम आरोग्य मेला, संचारी रोग, जो कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में, तो कुछ यहाँ पे मेंशन है। एक बार इसे आप रिव्यू करेंगे। नेशनल हेल्थ मिशन, यू ऑलरेडी नो, ये दो टाइप से जो इसका सब डिवीजन है, मैंने आपको एक क्लास भी ली है और नोट भी प्रोवाइड किए थे कि इसमें दो तरह से हैं, NHRM NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, और दूसरा है NUHM नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। जो NRHM था वो कब आया था, 5 अप्रैल 2005 को लॉन्च किया गया था बाय PM जो है मनमोहन जी, है ना, उनके द्वारा किया गया था। और देन ये 7 साल का रहा था, लेकिन उसको एक्सटेंड कर दिया गया था मार्च 2020 तक। NUHM कब आया है, 1 मई 2013, है ना। इसके नोट्स मैंने आपको अवेलेबल कराए हैं, तो वो एक बार कम से कम नेशनल हेल्थ मिशन की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। देन अगेन जो आपसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट ईयर के इंटरव्यूज में यूपीपीएससी के, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपको पूरा पता होना चाहिए, कौन से टाइम इंटरवल पे कौन सा इंजेक्शन दिया जा, कौन सा जो है वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, और क्या उसका रूट है और कितनी डोज में, है ना। तो बेटा ये बेसिक चीजें हैं, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर इन्फेंट्स, चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वीमेन के लिए, और साथ में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ये आपको रिव्यू करना है, इंपॉर्टेंट है। साथ में मिशन इंद्रधनुष ये पूछा जा सकता है, तो ये भी एक हेल्थ मिशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है, और इसे लॉन्च किया था यूनियन हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा जी ने ऑन दिसंबर 2014। और इसका मेन एम क्या है, मेन मोटिव है कि जितने भी बच्चे हैं 2 साल से कम और जितने भी प्रेग्नेंट विमेन हैं, उनको ये 7 वैक्सीन जो है, कुछ जो है डिजीज है, इनसे प्रिवेंट किया जाए, तो इनके लिए 7 प्रिवेंटेबल वैक्सीन प्रोवाइड की जाए। तो वो जो मेन 7 डिजीज कौन सी है वो भी आपको पता होना चाहिए, इस पे भी क्वेश्चन बन चुके हैं। तो इसके लिए अगर ना याद रहे तो निमोनिक कैसे याद कर सकते हो, DPT2 WHM, तो D से डिप्थीरिया, P से पोलियोमाइलाइटिस, T से ट्यूबरक्लोसिस, DPT2 है तो टिटनेस, WHM वूपिंग कफ, H से हेपेटाइटिस B, M से मेजल्स। साथ साथ याद रखना इंपॉर्टेंट है कौन से 7 डिजीजेस में इंक्लूड की गई है। देन पूछा जा सकता है जननी सुरक्षा योजना, तो ये जो है सेफ मदरहुड इंटरवेंशन रहा है अंडर NRHM में, तो जिनका मेन मोटिव रहा है कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी है या न्यूनेटल मोर्टेलिटी है उसको रोका जाए। और उसको कैसे रोक सकते हैं, अगर लोग ज्यादा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी प्रेफर करेंगे रदर देन डूइंग होम डिलीवरी, है ना। तो जो या पुअर प्रेग्नेंट विमेन है तो उनकी हेल्प के लिए ये योजना चलाई गई है, और ये लॉन्च हुई थी 12 अप्रैल 2005 में बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर स्टेट। और जो है इन कुछ बेनिफिट जो प्रोवाइड करती हैं, मेन इनका मोटिव है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट किया जाए, ठीक है, होम डिलीवरी के थ्रू ये कॉम्प्लिकेशन या मोर्टेलिटी रेट ना बढ़े। तो इसमें जो है अगर कोई रूरल एरिया में विमेन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराती हैं तो उन्हें 14,000 अराउंड जो है एक जो है राशि प्रदान की जाती है और बेनिफिट मिलता है। अर्बन एरिया में 80,000,
और जो उसी एरिया में जो आशा रहेंगी, जो उन्हें प्रमोट करेंगी उस विमेन को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए, तो उसके लिए भी है कि 600 फॉर फर्स्ट 2 डिलीवरी, 400 आफ्टर 3rd डिलीवरी, 200 आफ्टर 4th डिलीवरी, इस तरह का प्रोविजन होता है। थोड़ा स्टेट वाइज भी चेंज करता है। अर्बन एरिया आशा विल गेट 200। तो इस तरह से रहता है। ये आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। देन आप देखोगे आयुष्मान भारत योजना पे आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो आयुष्मान भारत योजना जो है बेटा, ये एक स्वास्थ्य सेवा योजना है और भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ये 23 सितंबर 2018 को लॉन्च हुई थी। तो इस पे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अभी जो है 23 सितंबर 2022 को 4 साल पूरे हुए, तो आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया था। 4 वर्ष आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अमृत जन सम्मान योजना जो है सेलिब्रेट की गई थी। तो इनका मेन मोटिव है कि जो पूरे जो है हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके, और जो मेनली पुअर फैमिली है, तो इसमें इनका मोटिव है कि 10 करोड़ भारतीय परिवारों को जो है 5 लाख रुपए तक का जो है एक कवरेज प्रोवाइड किया जाए कि वो किसी भी जो उनकी एनलिस्टेड हॉस्पिटल है उसमें जाके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और इसमें कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि पर्टिकुलर किसी रिलीजन या किसी कास्ट को ही ये योजना प्रोवाइड होगी। साथ में जो है इसमें मतलब मेन प्रोविजन है हेल्थ को प्रमोट करना, कुछ सब्सिडी अगर प्रोवाइड की जाती है तो ये आप ध्यान रखना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अलॉन्ग विद उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना रही है, जिसमें योगी सरकार कोरोना के कारण जो अनाथ बच्चे हुए हैं उनको अराउंड 4000 का वित्तीय फाइनेंशियल हेल्प करती हैं। 10 ईयर से जो कम के अगर जो है अनाथ बच्चे हैं तो उनको जो है जो राजकीय बाल गृह है उसमें आवासित करके उनकी केयर करती हैं। अनाथ जो बच्चियां हैं उनकी भी जो है पढ़ाई का, और कस्तूरबा गांधी बालिका महाविद्यालय है इनके अंडर की जाती है। और साथ में इस तरह का कुछ प्रोविजन है कि बच्चों को लैपटॉप ये सब प्रोवाइड किए जाए स्टेट में, जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस में वो किए भी गए हैं। तो ये सब ये है बाल सेवा योजना के अंतर्गत आता है। एक और है शिशु हित लाभ योजना, इसकी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि इसमें भी जो है अभी न्यूनेट्स हैं, नवजात शिशु हैं, और वहां न्यूनेट से लेकर उनका 2 इयर्स तक का उनका न्यूट्रिशन अच्छा रहे, ताकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर डेवलप ना करें। तो उसके लिए जो है ये योजना बनाई गई है। तो इसके अंदर भी कुछ प्रोविजन है, ये आप जस्ट एक बार गो थ्रू करना। अब बेटा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाते हैं आपके कि कौन सी जो है पर्टिकुलर डिजीज के जो है कॉज सिम्टम इन्वेस्टिगेशन। तो देखो जैसा आपका इंटरव्यू चल रहा होगा ना, किसी भी डिजीज के रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। और देखो मोस्टली ऐसा होता है कि एक कोई भी पर्टिकुलर आपने जो भी आंसर दिए, या जिस पे आपका थीसिस वर्क रहा है, या आप जो अपनी मोस्ट कॉमन डिजीज है ओपीडी में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप अपनी अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत कौन से पेशेंट आते हैं। तो कोशिश करना आप उसी डिजीज का नाम लो या उसी टॉपिक का नाम लो जिसकी आपको नॉलेज है, क्योंकि इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता उन्होंने कुछ फिक्स क्वेश्चन बनाए होते हैं। ऐसे ही होता है जहां से आपने शुरुआत की है फिर उसी के रिगार्डिंग और क्वेश्चन, फिर उसी के रिगार्डिंग और क्वेश्चन, उसी के डिटेल में आपने कोई उसका ड्रग बता दिया या फिर कोई फॉर्मुलेशन बताई है, उसमें क्या कंटेंट है, उसको कितनी मात्रा में दिया जाएगा, किस अनुपान के साथ दिया जाएगा, और किस डिजीज में दे सकते हैं। तो एक काइंड ऑफ थ्रेड होता है जो इंटरव्यू में आपसे एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन बनता जाता है। तो बस ये ध्यान रखना कि आप वही टॉपिक चूज करें जिसकी आपको नॉलेज अच्छी हो। ठीक है, ये थोड़ा आपको अपनी कोशिश रखना। तो ये पर्टिकुलर कुछ डिजीज है जैसे कि नव ज्वर, जीर्ण ज्वर, विषम ज्वर। तो थोड़ा सा बेसिक, जरूरी नहीं नहीं कि आप ऊपर आपका क्वेश्चन हो, इनके अलावा भी कई व्याधि है लेकिन मोस्ट कॉमन आपको पता होना चाहिए। नव ज्वर, जीर्ण ज्वर, विषम ज्वर, पहले तो इसे कहा कब तक जाएगा, तो आदित्य चक्रपाणी ने कहा है आ सप्तरात्रम तरुणम ज्वरमाहु महर्षिणीम मध्य द्वादश रात्रम, मतलब जो 7 दिन तक हम कहेंगे तरुण ज्वर है, 12 दिन तक मध्यम ज्वर माना है, 12 दिन के बाद जो है पुराण ज्वर माना है ना। तो ये बताया है। साथ में विषम ज्वर किसे कहा जाएगा, तो विषम ज्वर विषमो विषम आरंभ क्रियाकाल न शंगवान, जिसका क्रियाकाल है ये विषम रूप से रहता है। और उसके भेद कितने हैं विषम ज्वर के, तो 5 भेद है, संतत सतत अनिर्दिष्ट तृतीय चतुर्थ, ये बेसिक नॉलेज। फिर नव ज्वर अगर पूछा जाएगा तो बहुत कॉमन पूछा जाता है, फाइनल ईयर के जो वाइवा होते हैं उसमें भी पूछा जाता है कि नव ज्वर में कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, या कहीं भी आपसे पूछेंगे कि क्या चीजें नहीं करनी है आपको, इनकी तरफ खास ध्यान देना है। तो वो बताया गया पूरा आचार्य से रखने श्लोक, नव ज्वरे दिवा स्वप्न स्नान अभ्यंग मैथुनम क्रोध प्रवात व्यायामम
कषाय विवर्जित, कषाय का सेवन नहीं करना। उसमें पूछा जाएगा कषाय के लिए क्या बोला है, कषाय ये क्वाथ के लिए कह रहे हैं या रस के लिए कह रहे हैं, तो कषाय रस के लिए कहा गया है, क्योंकि उसी के बाद आचार्य कहते हैं कि सम्यते ना विपंचन्ते कुर्वन्ति विषम ज्वर, कि अगर आपने कषाय रस का सेवन किया तो दोषों का स्तंभन होगा, पाचन नहीं हो पाएगा और वो विषम ज्वर उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए आपको कषाय रस का सेवन नहीं करना, ये कहा है। साथ में चिकित्सा अगर पूछे तो ज्वर की आपको जो है युग रत्नाकर भाव प्रकाश जो उन्होंने दी है वो वाला श्लोक तो याद ही होना चाहिए, ज्वर आदो लंघनम प्रोक्तम ज्वर मध्य तो पाचनम ज्वर अंत्य भेषजम तद्यात ज्वर मुक्ते विरेचनम, वो वाला थोड़ा सा ध्यान रखना। जरूरी नहीं अगर श्लोक ना भी याद हो तो बेटा थोड़ा सा हिंदी में आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। फिर मोस्ट कॉमन क्या दिया जाएगा, अगर आप जैसे ज्वर में षडंग पानी है, ज्वर ने तृष्णा में बताया है, तो षडंग पानी के लास्ट टाइम कंटेंट पूछे गए थे, इसमें क्या कंटेंट है, एआईपीएचडी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो उसमें आप बताओगे कि मुस्पर पटवो शीर चंदन उदिच्य नागरे, ये कंटेंट है। फिर और कॉमन कौन सी आप जो है ज्वर में औषध दे सकते हो, तो नव ज्वर है तो पूर्व रूप में भी आचार्य ने कहा लघु वशन तर्पण, ये चिकित्सा करोगे तो लघु वशन, या आप थोड़ा सा आम पाचक दीपन ये औषधियों का प्रयोग करोगे, अग्निवर्धक, है ना। और जो मोस्ट कॉमन आप देते हो जैसे कि संशमनी वटी, महासुदर्शन घनवटी, सुदर्शन चूर्ण, या आनंद भैरव रस, जय मंगल रस, त्रिभुवन कीर्ति रस, नागरादि कषाय, पटोल आदि कषाय, भूनिम्बादि कषाय, या गोजिब्बादि कषाय, द्राक्ष आदि कषाय, या आयुष 64। लास्ट टाइम आयुष 64 का कंटेंट पूछा गया था, तो आयुष 64 का मैंने आपको ऑलरेडी नोट्स भी दिए थे जो है जनरल नॉलेज के, तो उसके 4 कंटेंट है, सप्तपाण, पुटकी, चिरायता, और 2 भाग है इसमें कुबेराक्ष, कुबेराक्ष मतलब लता करंज, ठीक है। तो ये 4 कंटेंट होते हैं आयुष 64 के। कंटेंट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है सप्तपाण, पुटकी, चिरायता और लता करंज या कुबेराक्ष। फिर आयुष क्वाथ, आयुष क्वाथ के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उसके कंटेंट क्या है, तो वो तो सबको पता ही चाहिए। आयुष क्वाथ में क्या है, तुलसी है 2 पार्ट, साथ में इसमें शुंठी, तुलसी है, शुंठी, दालचीनी और काली मिर्च, ये इसके कंटेंट है, वो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो बेसिक चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर अम्ल पित्त में आप क्या चिकित्सा करोगे, आपसे पूछा जाएगा कौन से कॉमन पेशेंट आते हैं, आप कहोगे जैसे बहुत कॉमन एसिडिटी पेशेंट को, अगर और भी विदग्धजन वगैरह है तो उसके साथ क्या बताएगा कि अम्ल पित्त के अगर आपके पास पेशेंट आ रहे हैं उसमें आप कैसे चिकित्सा करोगे, तो बेसिकली आपका रहेगा मोटिव कि आप जो है अग्निवर्धक, पित्त शामक और वातनुलोमक चिकित्सा करो, आम पाचक। तो उसमें भी क्या कंटेंट आप देते हैं पूछा जा सकता है, तो जैसे कि कामदुदा रस दे सकते हैं, अविपत्ति का रस दे सकते हैं, यष्टि मधु चूर्ण दे सकते हैं, दीपन पाचन के लिए शुंठी चूर्ण दे सकते हैं, कामदुदा रस हुआ, या शिवशार पाचन चूर्ण हुआ, नारिकेल लवण हुआ, जो भी देखो जरूरी नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ, है ना। ये बेसिक जो आपने प्रैक्टिस में अपनी इंटर्नशिप में देखे हो या अपनी प्रैक्टिस में यूज करते हो, जिनकी आपको नॉलेज हो, वो जरूर आपको बताने हैं कि क्या दोगे, क्योंकि आगे आप एज ए मेडिकल ऑफिसर वर्क करोगे तो आपको ट्रीटमेंट तो प्रिस्क्राइब करना होगा, है ना। तो इसलिए आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इस व्याधि में आप मोस्ट कॉमन कौन सी दे सकते हो, तो जिसकी नॉलेज हो आप वो थोड़ा जरूर बताना, जो मोस्ट कॉमन आपने ओपीडी में देखे हो। अम्लपित्त में जैसे हुआ शंखवटी आपने दिया, शंख भस्म दिया, प्रवाल पंचामृत रस दे सकते हो, है ना, तो ये बताना। कूष्मांड रसायन ये दे सकते हैं। मधुमेह में आप बता सकते हो, मधुमेह के रिगार्डिंग पूछा जा सकता है, तो उसका निदान थोड़ा सा, क्योंकि मोस्ट कॉमन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर है, इनके बारे में ज्यादा पूछा जाता है। तो मधुमेह में क्या निदान क्या है, आस्य सुखम स्वप्न सुखम तदीनि ग्राम्योदकन प्रसापयासी नवान्न पाणम गुणम च वैकृतम प्रमेय हेतु कपकृत च सब, है ना, तो वो आपको पता होना चाहिए। फिर आप मोस्ट कॉमन दे सकते हो जैसे कि चंद्र प्रभावटी, आप सब जानते हैं चंद्र प्रभावटी, फलत्रिकादि, आचार्य चरक ने बताया फलत्रिकादि, और साथ में जैसे कि हम देते हैं शिलाजित्वादि लोह देते हैं, वसंत को सुमाकर रस देते हैं। चूर्ण में हम पेशेंट को पानक या फांट बनाने के लिए गुड़मार चूर्ण दे दिया। फिर पूछा जा सकता है फांट कैसे बनाएंगे, पानक कैसे बताएंगे, तो हम बताते हैं कि हाँ उसे 10 ग्राम 1 लीटर में डालना है, 2-3 मिनट के लिए पकाना है, और उसको थोड़ा बोतल में भर के रखें, बार बार पीने के लिए उसे यूज कर सकते हैं, तो वो पूछा जा सकता है। मेषशृंगी चूर्ण हुआ, जामुन बीज चूर्ण, आमल के चूर्ण, यव चूर्ण, है ना। या फिर अगर मधुमेह के पेशेंट को अगर यूटीआई के साथ आ रहा है तो आपने गोक्षुरादि गुगुल दिया। निशा अमल की, वाघभट का रेफरेंस है, ये पूछा गया था क्वेश्चन कि निशा अमल की किसने बताया है, तो आचार्य वाघभट ने बताया है ना। उसकी टैप फॉर्मेशन में भी अब कॉम्बिनेशन में आने लगी है शिवा गुटिका। बाद में अगर मधुमेह के रोगी में अगर आगे और जो है उसे ईडी पीएमई जैसे हो रहा है तो उसमें त्रिवंग भस्म, है ना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पीएमई वगैरह अगर ये उस एज अ कॉम्प्लिकेशन हो रही है तो उसमें वंग भस्म, त्रिवंग भस्म, वानरिकल्प इनका अच्छा रिजल्ट है।
आम वात के बारे में आ सकता है। तो आम वात पे तो ऑलरेडी मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, लेकिन बेसिक जो आप ट्रीटमेंट इसके मोस्ट बहुत कॉमन में इसके पेशेंट आते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा बताओगे कि जैसे गुग्गुल में आपने योगराज गुग्गुल, सिंहनाथ गुग्गुल, भैषज रत्नावली नहीं बताए हैं या कॉमन यूज करते हैं। अगर ज्यादा स्वेलिंग है तो पूर्णवादी गुग्गुल, रासना क्वाथ, महारासनादि क्वाथ, रासना एरंडादि क्वाथ, वात कफ शमन के लिए दशमूल क्वाथ, या अगर आपको दीपन पाचन करना है, आम का पाचन करना है, तो आपको अजमोदारी चूर्ण दे सकते हो, है ना, शुंठी चूर्ण दे सकते हो, रस में वात विध्वंसक रस, योगेंद्र रस दे सकते हैं। और अगर पेशेंट को साथ में कोई तेल देना है तो उसमें आप सेंधवादी तेल, महाविषगर्भ तेल, विषगर्भ तेल, और लोकल एप्लीकेशन के लिए अगर आम अवस्था है तो बालू का स्वेद बता सकते हो। रुक्ष स्वेद में आप बालू का स्वेद आप कैसे बताओगे, जैसे बालू की मिट्टी लानी है, थोड़ा लवण मिला के पोटली बना के, जो पेशेंट घर पे ही कर सकता है, कि आपको सूती कपड़े की पोटली बनाना, तवे पे गर्म करना और सिकाई करना जहां से ज्यादा दर्द है उन संधियों में, है ना, तो वो आप बता सकते हो सेंधवादी तेल का लोकल अभ्यंग। रसायन में इसमें अमृत भल्लातक रसायन दिया जाता है अगर जीर्ण हो चुका है। देन संधिवात बहुत कॉमन आपके पास पेशेंट रहेंगे, तो उसका तो ट्रीटमेंट आपको आना ही चाहिए। संधिवात में आप पहले तो लक्षण क्या है वो भी थोड़ा पता होना चाहिए। वात कोण धृति स्पर्श, शोथो संधिगते अनिले, प्रसारण आकुंचनो हानि, प्रवृत्तिश्च वेदना, है ना, तो ये बेसिक। और योग में आप जैसे कि आपने इसमें योगराज, त्रयोदशांग गुग्गुल और पूर्णवादी गुग्गुल दिया। काढ़े में आपने रासनादि क्वाथ, महारासनादि क्वाथ, दशमूल क्वाथ दे सकते हो, या फिर इसमें आपने थोड़ा सा और, क्योंकि डीजनरेटिव है और वहां पे शोथ भी है, तो पुनर्नवा का योग भी दे सकते हो ज्यादा अगर शोथ के साथ आ रहा है। या पंचगुण तेल, बला अश्वगंधा लाक्षादि तेल, महानारायण तेल, नारायण तेल, और क्वाथ में जैसे कि इसमें आपने दशमूल क्वाथ आदि दिया, अरिष्ट में दशमूल अरिष्ट, अश्वगंधा अरिष्ट, ये सब दे सकते हैं, है ना, बलारिष्ट। अगर बहुत ज्यादा ओल्ड एज पेशेंट आ रहे हैं आपके पास, तो ये बेसिक नॉलेज इनका बताना है आपको। गृद्रसी, गृद्रसी के अगर आपके पास पेशेंट आ रहे हैं तो गृद्रसी का आपको पहले तो गृद्रसी किसे कहा जाएगा, तो स्विक पूर्व कटि पृष्ठो जंगा जानो पदम क्रमात क्रमात गृद्रसी रुक स्तंभ रुक्तोदय ग्रहायते स्पंदते मुहूर्त। तो वो आपको पता होना चाहिए किस सीक्वेंस में जो है गृहद्रसी में पेशेंट को वेदना होती है। अब उसका ड्रग ऑफ चॉइस वैसे पारिजात है, और आप जैसे कि दे सकते हो उसमें त्रयोदशांग गुग्गुल, योगराज गुग्गुल आदि, और बाद विध्वंसक रस, योगिंद्र रस, रासनादि क्वाथ, एरंड तेल, और इसमें जो रसोन शीर पाक, रसोन जो है उसका कल्क भी दे सकते हो, रसोन का कल्क भी दिया जाता है गृहद्रसी में, उसमें सीफेक्स वर्क भी हो चुका है। तो ये आप, और ऑयल एप्लीकेशन के लिए या फिर वहां पे इसके लिए हॉट फर्मेंटेशन के लिए बता सकते हो, स्वेदन के लिए बता सकते हो। ओए आर ए गाउट, इनकी थोड़ा बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए, है ना, और इसे डिस्कस करेंगे हम, ओए आर ए और गाउट में क्या डिफरेंशिएशन है। देन कुष्ठ, कुष्ठ के आपके पास अगर पेशेंट आ रहे हैं तो शुद्र कुष्ठ कौन से हैं, महाकुष्ठ कितने बताए हैं आचार्य ने, उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। 7 महाकुष्ठ है, 11 शुद्र कुष्ठ है ना, और उसमें भी आप मोस्ट कॉमन कौन सी चिकित्सा करते हो, तो उसमें भी आप जैसे रक्त प्रसादक, पित्त शामक चिकित्सा करोगे, रक्त शोधक, तो इसमें आप मोस्ट कॉमन जो है वटी में जैसे आरोग्यवर्धनी वटी देते हैं, या जो है आप महामंजिष्ठादि को दे रहे हैं, मंजिष्ठादि को दे रहे हैं, चूर्ण में पंचनिंब चूर्ण देते हैं जैसे कि, या त्रिफला चूर्ण, यव चूर्ण, गंधक रसायन, और कोराल मतलब प्रवाल भस्म दी जा रही है। लोकल एप्लीकेशन के लिए कुष्ठ राक्षस तेल, मरीचादि तेल, है ना, जो आपके पेशेंट की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट करो। तो जो मोस्ट कॉमन आपको थोड़े पता ही होने चाहिए सबके। त्वक रोग आ रहे हो तो वैसे आप त्वक प्रसादक औषध दे रहे हो, कोई लेप लगा बता सकते हैं, है ना, तो इनकी नॉलेज होनी चाहिए। साथ में कुष्ठ में जो पूछा जाता है कि क्या उन्होंने जो बहु संशोधन बताया है बार बार संशोधन में, तो उसमें 3-3 दिन पे नस्य, 12-12 दिन पे वमन का, 15-15 दिन पे वमन कहा, 1-1 दिन पे विरेचन, और 1-1 साल में रक्त मोक्षण। ठीक है, उसके आपको 6-6 सॉरी दोबारा बताती हूँ, 3-3 दिन पे नस्य, 15-15 दिन पे वमन, 1-1 मास में रक्त, 1-1 मास में विरेचन, और 6-6 मास में कहा गया है रक्त मोक्षण, ये करा सकते हो। ठीक है, फिर और पेशेंट आते हैं जैसे कि अर्श के। अब अर्श में आप क्या दे सकते हो, तो उसमें भी जो है पहले तो अर्श 2 प्रकार का है, या तो स्रावी होगा या शुष्कार्श होगा, तो उसी के अनुसार आप चिकित्सा करोगे। अर्श में जैसे मोस्ट कॉमन अर्श कुठार रस दिया जाता है, त्रिफला गुग्गुल दिया जाता है, शिवा गुटिका, अर्श कुठार, अभ्यरिष्ट दे सकते हैं अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी हो रहा है तो उसे अग्नि दीप्त करने के लिए भी उसमें मोस्ट कॉमन मिलेगा। तक्रारिष्ट दे सकते हो, मुस्तकारिष्ट दे सकते हो, लोकल एप्लीकेशन के लिए जात्यादि तेल, कासिस आदि तेल, है ना,
तो ये आपको बताना है, या फिर पेशेंट को टंकण से या स्फटिका से सिट्स बाथ के लिए आप गाहन के लिए बता सकते हैं आप पेशेंट को। तो ये बेसिक। और अगर उसे कॉन्स्टिपेशन है, हरित की चूर्ण, एरंड तेल, त्रिफला चूर्ण, ये आप बेसिक दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखोगे जो और पूछी जाती हैं, जैसे कि अतिसार के अगर आपके पास पेशेंट आ रहे हैं तो पहले तो अतिसार का कॉज क्या रहा है वो आप जानेंगे, फिर उसमें चिकित्सा आपकी क्या रहेगी। तो बेसिकली जैसे कि हम शुंठी चूर्ण दिया, आपको आम पाचन, अग्निदीपन, इनका मेन फोकस करना है। और अगर नवतिसार है, बलवान व्यक्ति है तो उसको स्तंभन नहीं कराएंगे, लेकिन अगर क्षीण बल देह मास है और तब अगर ऐसी कंडीशन है, ऐसी कंडीशन में आपको स्तंभन कराना होगा। तो वो भी आपको पता होना चाहिए। टाइप्स के कैसे हैं, 6 प्रकार बताए गए हैं। अतिसार में भी जैसे कि आप शुंठी चूर्ण देते हैं दीपन पाचन के लिए, आम अतिविषा चूर्ण दे सकते हैं, स्तंभन कराना है तो कुटज चूर्ण दे सकते हैं, दाढ़ी माशक चूर्ण दे सकते हैं, गंगाधर चूर्ण देते हैं, बाल चतुर्बुध चूर्ण भी ज्वर कास अतिसार में कहा गया है, और मुस्ता चूर्ण, कुटजारिष्ट, कुटज घनवटी, ये सब बता सकते हैं। या फिर शंखवटी दे सकते हैं उसके दीपन के लिए, बिलवादि अवलेह, है ना। और जो आचार्य ने सुश्रुत ने बताया था कि आद उल्लंघनम कार्य, पहले पेशेंट को आपको उल्लंघन कराना है, देन उसके बाद जो है तथा पाचन संयुक्त पाचन और जो है यवागु दे सकते हो। और मध्य जो है दोषों के अनुसार बताया गया है, प्रमथ्य के ऊपर पूछ सकते हैं कि मध्य दोष में जो है प्रमथ्य से दो दीपन पाचन करा सकते हैं। अश्मरी के पेशेंट अगर आपके पास आ रहे हैं तो पहले आपको वो अश्मरी में 2 रहेगा कि एक तो आपको जो है अश्मरी भेदन कराओगे कि अगर उसका ज्यादा बड़ा साइज तो अश्मरी भेदन द्रव्य, और फिर आप उसका पातन कराना है, तो इसके लिए मेन खास ध्यान। तो मोस्ट कॉमन जो ड्रग दी जाती है जैसे कि पाषाण भेद आदि को आत है, लेकिन ऑल डिपेंड्स ऑन कंडीशन। मैं आपको बस कॉमन ड्रग बता रही हूँ जिनके आपको थोड़ा नॉलेजफुल आंसर करना है। अश्मरी में जैसे कि पाषाण भेद आदि को आत हुआ, और वरुण आदि को आत है अगर साथ में पेशेंट को हाइड्रोनेफ्रोसिस भी डेवलप कर गया है, जैसे कि अभ्यंतर विद्रदी के लिए भी कहा गया है वरुण आदि को आत, तो वो दे सकते हैं। और तृणपंच मूल को आत दे सकते हैं साथ में पेशेंट को अगर बर्निंग मेचुरेशन सब हो रहा है। पुनर्नवाष्टक को आत दे सकते हो, गोक्षीर आदि गुगुल दे सकते हो, चिन्ह प्रभावटी दे सकते हैं, गोक्षूर चूर्ण, अश्मरी हर को आथ, ये सब दे सकते हैं। और ये बेसिकली दी जाती है ना। नेक्स्ट अगर आपके पास वर्म इन्फेस्टेशन का पेशेंट आ रहा है तो वो आप कृमि के लिए आप जो है विड़ंग के कई योग बताए हैं, विड़ंग चूर्ण है, लोहो है, घृत है, अवलेह है, या अगर विड़ंग की नहीं तो कंपिलक दिया जाता है, कंपिलक का चूर्ण, या पलाश बीज चूर्ण दिया जा सकता है, या कृमि घ्नवटी या कृमि कुठार रस, ये सब दे सकते हैं। पांडु के पेशेंट में पहले तो आप कॉज को जानेंगे कौन सा प्रकार है, उसके अनुसार चिकित्सा करेंगे। उसमें भी जो मोस्ट अगर कृमिजन्य पांडु है ना, वॉम इन्फेस्टेशन की वजह से अगर हुआ है तो आप विड़ंग के ही योग दे सकते हैं। साथ में धात्री लो, नवायस लो, चंदनादि लो, लोहासव, पुनर्नवासव, द्राक्षरिष्ट, गौमूत्र हरित की, आमल की चूर्ण, पुनर्नवा मंडूर, ये सब चीजें दी जाती हैं। मंडूर वटक कंडीशन के अकॉर्डिंग, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। जॉन्डिस, या फिर अगर अगर हम कहेंगे कामला का पेशेंट आ रहा है तो कामला में जैसे कि हम जो लीवर पे मेनली एक्ट कर रहे हैं वो दिया जाएगा कि पांडी रोगी तो अत्यर्थन पीतलानि निषेवते यस्य पित्रम अस्त्रिग मासम दग्धवा रोगाय कल्पते, तब कामला की उत्पत्ति हो रही है, तो वहां पे मृदु संशोधन कहा गया है। तो ऐसी कंडीशन में आप जैसे कि कुट की चूर्ण दे सकते हैं, रोहित तक के योग दे सकते हैं जो प्लीहा और यकृत पे कार्य करती है, भौम्य अम्ल की। सिंगल ड्रग भी आपसे पूछा जा सकता है कि वो ड्रग बताओ, मेनली लीवर पे पूछा जा सकता है जो लीवर पे काम करेगी या जो रीनल सिस्टम पे काम करेगी। तो एकल द्रव्य में आपको पता होना चाहिए, कुटकी, भ्रूनिम्ब, मुस्ता और भौम्य अम्ल की, ये सब कार्य करती है। और जैसे कि आरोग्यवर्धिनी वटी, पटोल कटुरोहिणी आदि कषाय, ये दिया जाता है, द्राक्ष आदि क्वाथ। और उसकी वजह से अगर विद्रदी है तो वरुण आदि भी कार्य करता है, पूर्णवा मंडूर भी दिया जाता है। तो ये सब कंडीशन अगर पूर्णवास वो आप डिपेंड करेगा। देन गुड़ूची सुरस कहा गया, आम्ल की सुरस कहा गया, आम्ल के चूर्ण दे सकते हैं। हाइपोथायरिज्म के आपके पास पेशेंट आएंगे तो उसमें आपको थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए कि हाइपोथायरिज्म में क्या दे सकते हैं। तो लाइक अगर पेशेंट को कांचनर गुगुल है, अग्निमांद्य है, क्योंकि अग्निमांद्य जन्य है, तो अग्नितुंडीवटी दे सकते हो, अजमोदादि चूर्ण दे सकते हो। पेशेंट को साथ में नस्य भी दे सकते हो, श्रृंगाटक मन पे कार्य करेगा तो उसके मेटाबॉलिज्म मेंटेन करने के लिए श्रृंगाटक चूर्ण हुआ। चित्रकादिवटी दीपन पाचन के लिए दे सकते हैं। व्योष आदि गुग्गुल दिया जाता है, वरुण आदि गुग्गुल भी दे सकते हैं। अगर थायराइडाइटिस डेवलप कर रहा है तो वरुण आदि क्वाथ भी दे सकते हैं, गुटिका भी दी जाती है, दशमूल क्वाथ दे सकते हो वात कफ शमन के लिए, और डिपेंड करेगा पेशेंट की कंडीशन पे।
कास श्वास का पेशेंट आपके पास आएगा, कास श्वास है तो उसके आपको नॉलेज होनी चाहिए। कास में मोस्ट कॉमन जैसे कि वो भी डिपेंड करेगा कौन से प्रकार का कास है, वातज है, कपित्तज है, कफज है, शतज है, क्षयज है ना। इसी के अनुसार आप चिकित्सा करोगे। जैसे कि लवंग आदि वटी दी जाती है, खजरादि वटी दी जाती है, एलादि गुटिका हुआ, आसव में कुमार कंटकार्य अवले दिया गया है, वासिक आसव बताया गया है। और वासा चूर्ण दे सकते हो, पिपली चूर्ण को शहद के साथ दे सकते हो, अदरक स्वरस को शहद के साथ, कंटकार्य अवले, सितोबलादि चूर्ण, तालिशादि चूर्ण, चित्रक हरित की और अगत्य हरित की बताई गई है, या 64 प्रहर पिपली है, ये कुछ द्रव्य है। श्वास रोग में वही श्वास पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा श्वास का भेद है, आयतम तमक श्वास है, महाश्वास है, या फिर ऊर्ध्व श्वास है, छिन्न श्वास है, शुद्ध श्वास, तो ये डिपेंड करता है। अब उसी के अनुसार आप जिस श्वास में दिया जाता है, श्वास कुठार रस हुआ, है ना, और लक्ष्मी विलास रस, पिपली चूर्ण दिया, पिपली के योग दिए जाते हैं, पिपली रसायन, और कनकासव हुआ, दशमूल क्वाथ हुआ, वात कफ का शमन करेगा, और गोजिह्वादि क्वाथ भी दिया जाता है। साथ में कनकासव, कनकासव का इस पे वर्क है, या अगर दीवन कराना है तो शुंठी सिद्ध जल भी दे सकते हैं। तिल तेल, महानारायण तेल जो है आफ्त लवण तेल करने के लिए, व्याघ्री हरित की, अगस्त्य हरित की, चित्रक हरित की, धानवंतर गुटिका, वर्धमान पिपली, ये सब दिया जाता है। वेरिकोज वेन की कंडीशन में अगर पेशेंट आ रहा है तो पूछा गया था लास्ट टाइम में, तो जैसे कि आप अगर वहां पे ज्यादा ब्लड एक्युमुलेशन हो रहा है तो बाकी जैसे जलोका कर्म अग्नि जो है सिरावेदन भी करा सकते हो। आइदर आप नेत्रफला गुग्गुल, पूर्णवादी गुग्गुल, क्योंकि शोथ भी है वहां पे, और रक्त प्रसाद औषध भी दोगे, रक्त का संचार रहे। तो अब जलोका में पूछा जा सकता है कि क्यों करा रहे, तो उसके सलाइवा में क्या होता है, हिरुडिन होता है ना। हिरुडिन एंटीकोएगुलेंट वर्क करता है और ब्लड के सर्कुलेशन को इंप्रूव करेगा जलोका से, तो कई सारे बेनिफिट्स हैं। साथ में इसमें शोथनाशक औषध दे सकते हो। आप बेसिक इन्फ्लुएंजा के आपके पास पेशेंट आ रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आप भी कंडीशन के अकॉर्डिंग, पहले तो अगर आम है तो आम पाचन कराओगे, अग्निदीपन की तरफ ध्यान दोगे, और लक्ष्मी विलास रस हुआ, व्योषादि गुटिका हुई, है ना, जो बेसिक चीजें आप दे सकते हो। देन कोविड पे क्वेश्चन आ सकते हैं, अभी रिसेंट कोविड का फेज देखा है सभी ने, तो कोविड पे काफी क्वेश्चन बनने के चांसेस है। कोरोना की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान देना कि कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो हमने मैनेजमेंट किया है। बाकी आयुष मिनिस्ट्री ने अपना पूरा प्रोटोकॉल एक जारी किया था ड्यूरिंग द कोविड, कि कोविड की कैसी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है आप जो है पेशेंट में क्या क्या दे सकते हो। तो कोविड पे आप पे से क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो उसमें भी आप बता सकते हो कि अगर पेशेंट जो है उसको फीवर हाई है, बॉडी एक है, तो आप नागरादि क्वाथ, आयुष क्वाथ, गोजिह्वादि क्वाथ ये दे सकते हो। पेशेंट को साथ में कफिंग है तो तालिसादि चूर्ण दे सकते हैं, हम सितोपलादि चूर्ण दे सकते हैं। अगर पेशेंट को साथ में जो है फटीक बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसे बलारिष्ट दे सकते हैं, च्यवनप्राश दे सकते हैं। पेशेंट को अगर हेडेक हो रहा है तो साथ में कोस को जानकर शिशुलादि रस, अगर हाई जो है साथ में उसे हाइपोक्सिया डेवलप कर रहा है तो थोड़े से हम श्वास रोग वाले दे सकते हैं, वासावली, कनकासव। कफ है सितोपलादि हमने बताया। सोर थ्रोट हो रहा है, सोर थ्रोट में लवंग आदि वटी, खद्रादि वटी दे सकते हैं। ब्रेथलेसनेस हो रही है तो श्वास रोग में जो बताएं, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी माइल्ड सिम्टम कोविड, मॉडरेट सिम्टम कोविड और सिवियर सिम्टम कोविड, इनके लिए जो प्रोटोकॉल बना है वो एक बार आप रेफर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट उन्माद अपस्मार है, तो उन्माद अपस्मार में बेसिकली आप मेद्य रसायन दे सकते हैं। तो जैसे कि हमारा हुआ, अगर चूर्ण में जो है वासा चूर्ण, ब्राह्मी चूर्ण, ब्राह्मी वटी, स्मृति सागर रस दिया जाता है ना। और ब्रह्म रसायन हुआ, ब्राह्मी घृत दिया जाएगा, सारस्वत घृत। आसव में अगर शंख पुष्पी दी जाएगी, सारस्वतारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, दशमूलारिष्ट, कुष्मांड रसायन, मतलब मेद्य रसायन, ये पूछा जा सकता है मेद्य रसायन आचार्य चरक ने कौन से बताए हैं, तो इनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये थोड़ा बेसिक है। डेंगू मलेरिया की आपको नॉलेज होनी चाहिए, डेंगू मलेरिया पे क्वेश्चन बन सकता है, तो इनकी आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज रखना। डेंगू क्या है, कौन से उसे एडीज इजिप्टी से हुआ है, फिर उसमें भी टाइप्स क्या है डेंगू के, तो इसके बेसिकली 3 टाइप बताए गए हैं, क्लासिकल डेंगू, डेंगू फीवर, देन डेंगू हेमरेजिक फीवर, देन डीएसएस डेंगू शॉक सिंड्रोम, है ना। तो उसमें क्या क्या सिम्टम आपको मिलते हैं, बेसिक उसकी नॉलेज होनी चाहिए। देन लैब इन्वेस्टिगेशन आप क्या कराओगे, सीएबीसी कराओगे, डेंगू के लिए मार्कर जो NS1 कराया जाता है, या फिर LSZ से जो है IgG IgM ये कराया जाता है। अब चिकित्सा में आप जैसे कि कंडीशन के अकॉर्डिंग दोगे तो उसमें सुदर्शन चूर्ण, महासुदर्शन चूर्ण, लक्ष्मी विलास रस, संशमनी वटी, जो है संजीवनी वटी, गुरुचि सत्व, कंडीशन के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। अगेन मलेरिया है तो मलेरिया में जो है आप क्या दे सकते हो, तो उसमें भी 4 स्पीशीज आपको नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि जो है प्लाज्मोडियम, फैल्सीफेरम, ओवेल, वाइवेक्स और मलेरी, ये 4 हमारी इसकी स्पीशीज होती है बेसिकली जो इंडिया में पाई जाती है।
और इसमें भी क्या स्टेजेस रहती हैं, इसके ऊपर हो सकता है क्वेश्चन, क्योंकि अभी डेंगू मलेरिया बहुत कॉमन डिजीज है। तो डेंगू जैसे मलेरिया की जो स्टेज रहती है, पेशेंट आपके पास आएगा पहले कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज, देन स्वेटिंग स्टेज, ये अलग अलग कंडीशन में क्या सिम्टम रहेंगे, पेशेंट को कैसे मैनेज करोगे, उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ट्रीटमेंट क्या करोगे, या आप लैब इन्वेस्टिगेशन कौन से करा सकते हो, पैराफिल स्मीयर करा सकते हैं, सीबीसी काउंट कराओगे, तो ये बेसिक नॉलेज। देन हाइपरटेंशन में बन सकता है, पूछ सकते हैं हाइपरटेंशन क्या है, प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या है, सेकेंडरी क्या है। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन में जिसमें पेशेंट का बीपी एलिवेट कर रहा है विदाउट एनी एसोसिएटेड मैनिफेस्टेशन, या बिना किसी डिजीज के, है ना, कि कारण नहीं पता चल रहा, तो मोर आपके पास जो पेशेंट आएंगे वो प्राइमरी हाइपरटेंशन के आते हैं। लेकिन वही सेकेंडरी हाइपरटेंशन में क्या होता है, पेशेंट का बीपी बढ़ रहा है विद एनी कोई पर्टिकुलर डिजीज की वजह से, जैसे कोई रीनल फेलियर है, रीनल इशू है, या फिर कोई एंडोक्राइन डिजीज की वजह से, या प्रेगनेंसी में अगर जो बढ़ रहा है, या कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इनटेक है, तो कई कारण होते हैं। अब इसमें आप क्या ट्रीटमेंट करोगे, तो उसके बेसिक आपको थोड़े ड्रग बताने हैं कि सर्पगंधा मिश्रण दे सकते हैं, तगर का मिश्रण दे सकते हैं, रक्तगत वात पे जो कार्य करेंगे वो बेसिकली। डायबिटीज, प्रमेय के तो आपके हमने डिस्कस किया है। डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन पे भी पूछा जा सकता है कि डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो उसमें भी आप जानते हो जैसे कि माइक्रोवेस्कुलर या मैक्रोवेस्कुलर, ये दो तरह की मेनली पेशेंट जो है कॉम्प्लिकेशन लेके आते हैं। माइक्रोवेस्कुलर में जैसे आपके पास जो बहुत स्टार्टिंग में न्यूरोपैथी है, पेशेंट को टिंगलिंग झंझनाहट हो रही है, सुनपना हो रहा है, ये आप देखते हो, या नेफ्रोपैथी पेशेंट लेके आता है, या फिर उसको रेटिनोपैथी डेवलप हो जाती है, ब्लर विजन हो रहा है, तो ये मोस्ट कॉमन जो है कॉम्प्लिकेशन माइक्रोवेस्कुलर। मैक्रोवेस्कुलर में जैसे कि पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, पेशेंट गैंग्रीन लेके आ सकता है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज जो हो सकती हैं, या फिर स्ट्रोक, ये जो है मैक्रोवेस्कुलर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन पेशेंट आपके पास लेके आता है, या इधर गैंग्रीन। ठीक है, और साथ में मैंने डायबिटीज के कहा कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम के ऊपर भी पूछा गया था कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है, इसमें क्या आता है। ये 5 चीजें आती हैं इसके अंदर, बढ़ा हुआ बीपी, बढ़ा हुआ शुगर लेवल, बढ़ा हुआ वेस्ट सर्कमफ्रेंस, या फिर जो है ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू बढ़ रही है और एचडीएल की कम हो रही है। ठीक है, लो एचडीएल, इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड, ये 5 चीजें होती हैं। थोड़ा सा जैसे कि कटिग्रह क्या है, तो इसके आपको बैक एक में, आपको लंबेगो में क्या मेन कॉमन कोज मिल सकते हैं पेशेंट में, है ना, तो उनकी थोड़ा, या लंबर पेन के भी क्या इन्फेक्टिव कोज या नॉन इन्फेक्टिव टाइप भी पूछे जा सकते हैं। तो इन्फेक्टिव में जैसे कि जीबी सिंड्रोम हुआ, किसी इन्फेक्शन की वजह से स्पॉन्डिलाइटिस डेवलप हुआ, या जैसे पोलियोमाइलिटिस है, ऐसे में आपको बैक जो होगा वो इन्फेक्टिव है पैथोलॉजी। नॉन इन्फेक्टिव में जैसे कि स्पॉन्डिलाइसिस हो गया है, कोई अभी एक्सटर्नल इंजरी हुई है ना, तो ये या वर्क रिलेटेड जो है, या शियाटिका है, तो ये हो सकते हैं नॉन इन्फेक्टिव टाइप। अब उसमें भी आप क्या ट्रीटमेंट करोगे, तो जैसे कि वो भी चिकित्सा आप अब देखो, वात वाले विकारों में थोड़ा सा ध्यान रखना कि किसके अनुसार आप जो है पेशेंट का कोर्स क्या रहा है, उसमें आवरण जन्य है, उपस्तंभवात है, अनुपस्तंभवात है ना, केवल अनुपस्तंभवात हो, आदो से उपचारित है, तो उसमें भी केवल निरुपस्तंभ अगर बात है, तो उसमें क्या चिकित्सा करोगे, है ना, तो थोड़ा ध्यान देना। देन अब कटी बस्ती करा सकते हैं, वाश्रामक कोई औषध दे सकते हैं, अनुवासन बस्ती, मात्रा बस्ती दे सकते हो, बला तेल की मात्रा बस्ती पे काम भी हुआ है बाय डॉक्टर आयशी वाश ने, तो उसमें भी अच्छा रिजल्ट रहा है। देन जो क्वेश्चन पूछा जा गया था लास्ट टाइम, मैंने डॉक्टर साहब ने बताया कि उनसे पूछा गया था कि रोमैटिक और रोमेटॉइड में क्या डिफरेंस है ना, तो उस टाइम पे कंफ्यूज मत होना। जैसे रोमैटिक ये रिप्रेजेंट करता है रोमैटिक फीवर के लिए, है ना, रोमैटिज्म, तो ये रोमैटिक फीवर में जैसे कि जो होता है हमारा बेटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से रोमैटिक फीवर होता है, और जिसके लिए जोन्स क्राइटेरिया होता है, एक बार देखना जोन्स क्राइटेरिया में भी नाम से ही है, रोमैटिक फीवर के लिए जोन्स क्राइटेरिया में जे से जॉइंट में पेन होगा, ओ से जो है मायोकार्डियल कुछ है, मायोकार्डियल उसमें जो है पैथी मिलेगी, कार्डियोपैथी कार्डाइटिस मिल सकता है, और एन से है नोड्यूलर नोड्यूल्स मिल सकते हैं, सबक्यूटेनियस नोड्यूल, ई से है एरिथमा, एरिथमा मिलेगा, और एस से है कुछ सिंड्रोम कोरिया, कोरिया पेशेंट में इनवॉलेंटरी मूवमेंट मिलती है, तो वो है रोमैटिक फीवर। रोमैटॉइड आएगा, ये रोमैटॉइड अर्थराइटिस के लिए, है ना, जो आप जानते हैं ऑटोइम्यून क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिजीज है, तो ये रोमैटॉइड अर्थराइटिस के लिए। फिर क्वेश्चन एक बार पूछा गया था उनसे कि ओए और आरए में क्या फर्क है, तो ओए जो है बेसिकली आपको पता होना चाहिए डीजनरेटिव वियर एंड टियर टाइप ऑफ पैथोलॉजी है, जबकि आरए में क्या है, ये क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ओए में आपको जो है पेशेंट में जो है सिमेट्रिकल प्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी, जबकि यूनिलेटरल मिल सकती है, जबकि आरए में क्या है, पेशेंट को सिमेट्रिकल मिलेगी, दोनों हाथों दोनों पैरों उसमें इंक्लूड होगा। और आप ओए में जानते हैं कि जो बेसिकली बिग जॉइंट्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और आरए में आप जानते हो कि हमारी
एमसीपी है मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, और पीआईपी है, पीआईपी जॉइंट जो है प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, ये सब जो स्मॉल जॉइंट पहले इंक्लूड होते हैं। मोर देन 6 वीक की जो है हिस्ट्री मिलती है, तो इसका भी क्राइटेरिया यूलर क्राइटेरिया, तो ये थोड़ा पता होना चाहिए। ओए में जो है पेशेंट थोड़ा लॉन्ग एज के 40-50 के बाद, 40 ईयर्स के बाद आते हैं, जबकि आरए वाले पेशेंट 20 से 30 साल के बीच में आएंगे, है ना। और इसमें भी आपको कोई ओए में एक्स्ट्रा आर्टिकुलर पैथोलॉजी नहीं मिलेगी, जॉइंट के अलावा आपको और पैथोलॉजी नहीं मिलेगी, जबकि आरए में आपको जो है आमवात के लक्षण मिलेंगे, है ना। थोड़ा वो आपको पता होना चाहिए, अंगमर्द मिल रहा है, फैटिंग मिल सकता है, रुचि, तृष्णा, आलस्य, बोरवम, ज्वरा, पेशेंट को फीवर बता सकता है, यूवीआइटिस हो सकता है, स्क्लेराइटिस हो सकता है। तो ऐसे एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन जॉइंट के अलावा भी कई चीजें मिलती हैं आम वात या फिर आरए के पेशेंट में, आरए में कहीं तो, ठीक है। ओए में साथ में जो है जो डिफॉर्मिटी पूछी जा सकती है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में कौन सी डिफॉर्मिटी है, तो आप जानते हो हैबर्डन नोड्यूल्स मिल सकते हैं, तो हैबर्डन नोड्यूल मिल सकते हैं। डीआईपी डिस्टल जो दूर वाले इंटरफेरेंजियल जॉइंट है उसमें मिलता है हैबर्डन नोड्यूल, और जो बुचार्ड्स नोड्यूल मिलते हैं वो मिलते हैं पीआईपी प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट पे। जबकि आरए में आपको क्या मिलते हैं, स्वान नेक डिफॉर्मिटी, बॉटनेट्स डिफॉर्मिटी, जेड डिफॉर्मिटी, स्पिंडलिंग, है ना। तो ये सब आपको मिलता है। संधिवात आमवात में आप कैसे डिफरेंशिएशन करोगे, तो उपशय अनुपशय के द्वारा आचार्य ने बताया है। संधिवात में वही आपको स्नेहन से, स्नेह द्रव्य से जो है उपशय रहेगा, अच्छा लगेगा। वही आमवात में स्नेह से क्या, अगर आम अवस्था है तो उसके लिए अनुपशय होगा स्नेहन कराने से, तो उपशय अनुपशय के द्वारा संधिगत आमवात और आमवात में आपका डिफरेंशिएट कर पाओगे। देन पूछा जा सकता है कि गाइनियोप्स में अगर पूछ रहे हैं तो श्वेत प्रदर में आपके पास पेशेंट आएंगे तो उसमें क्या देंगे, श्वेत प्रदर के मोस्टली पेशेंट जो है लो बैक एक के साथ आती है, तो उसमें आचार्य ने बताया है जैसे कि पुष्यनुग चूर्ण मोस्ट फेमस है, घृत और मधु के साथ दे सकते हैं, तंडुलोदक उसका अनुपान है। देन आप दे सकते हो उसमें लोद्रासव, लोद्र चूर्ण दे सकते हैं, चंदनासव दे सकते हैं, और उसमें जो है उसके बल के लिए बल आरिष्ट अगर वीकनेस भी है, पंचवल्कल क्वाथ अगर वहां इन्फेक्शन भी है, प्रक्षालन के लिए दे सकते हैं। थोड़ी रक्त प्रसादक औषध या जो है ऊस्ट्रोफाइट्रोजन जिसमें है उस, तो जैसे कि शतावरी, शतावरी में जो है फाइटोस्ट्रोजन होते हैं तो वो दे सकते हैं। कुष्मांड रसायन, रक्त प्रदर में वैसे ही रक्त प्रसादक थोड़ा औषध दोगे आप, है ना। इनफर्टिलिटी के केस में आप जो है उनका मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करोगे। अनीमिया इन प्रेगनेंसी है तो उसमें आपके कौन से योग दे सकते हैं, इस चीज पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन इसके बाद जो पूछ सकते हैं, एक दो बार ये भी पूछा गया है कि इन व्याधि का चिकित्सा सूत्र बताओ। तो देखो जो बेटा मोस्ट कॉमन डिजीज है ना उनका थोड़ा सा चिकित्सा सूत्र आना ही चाहिए, ठीक है। तो एक बार अगर अभी तक नहीं आता तो अभी ज्यादा बर्डन मत लेना, लेकिन जो आता है आपने याद की है तो एक बार उन्हें रिकॉल कर लेना, क्योंकि लास्ट टाइम जो है इंटरव्यू में चिकित्सा सूत्र भी पूछे गए जैसे कि आमवात का, तो एक बार मैं रिकॉल कराऊं तो आमवात का आपको सबको पता है मोस्ट कॉमन, लंगनम स्वेदनम तिक्तम दीपनानि कटूनि च विरेचनम स्नेहपानम बस्तिश्च आम मारुते सैंधवाद्य अनुवाद से शार बस्ती प्रशस्यते, आचार्य चक्रदत्त ने बताया है। संधिवात का जैसे कि आचार्य ने कहा कुरिया संधिगते वाते दाह स्वेद उपनाहनम, ग्रद्रसी, ग्रद्रसी का लक्षण भी इंपॉर्टेंट है, और इसका किस सूत्र में आचार्य सुश्रुत ने कहा था, आचार्य अंतरा कंडरा गुल्फाभ्याम सिराम बस्ती कर्मचा, बस्ती अग्नि कर्मचा। वात रक्त में कहा गया है, वात रक्त उत्तान है, गंभीर है, ये डिपेंड करता है। और फिर भी याद रखना क्या कहा है अंत में, ना ही बस्ती समम किंचित वात रक्त चिकित्सितम कहा गया है। पक्षाघात का लक्षण भी इंपॉर्टेंट है और चिकित्सा भी इंपॉर्टेंट है, तो पक्षाघात में स्वेदनम से संयुक्तम पक्षाघाते विरेचनम। कुष्ठ का थोड़ा याद रखना, इस पे पूछा जा सकता है, सूत्रेषु सर्पिवमनम श्लेष्मूत्रेषु कुष्ठेषु पित्तोत्रेषु मोक्ष रक्तस्य विरेचनम च आग्रे, है ना। देन ग्रहणी का भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए, ग्रहणी का भी मैंने रिसेंट आपको पढ़ाया था। लीनम पक्वाशस्तम वापी आमे साव्य संदीपने शरीर अनुगते सामे रसे लंगन पाचनम, तो ये ध्यान रखना। पांडु और कामला, पांडु और कामला का भी इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली हमने पढ़ा था। तत्र पांडुआमयी स्निग्धे तीक्ष्ण ऊर्ध्व अनुलोमिके संशोध्य मृदु विस्तिक्ति कामली तो विरेच, कामली में विरेचन का। देन श्वास, श्वास में जो है श्वास और कास का इनका भी थोड़ा आप ध्यान रखना। श्वास में कई चिकित्सा सूत्र मैंने आपको याद करने के लिए कहा था, जैसे एका श्वास आर्दितम स्निग्धे आदो स्वेदो उपाचरेत, आक्त लवण तेलेन, लवण तेल आक्त करके नाड़ी प्रस्तर संकरे, ये स्वेदन दे सकते हो। या दूसरा था
अगर जो कासी ने छर्दनम दद्यात, अगर कास के साथ जो स्वरभंग हो रहा है तो उसमें आप छर्दित कर वमन करा सकते हो। कासी ने छर्दनम दद्यात स्वरभंगे च बुद्धिमानम वात श्लेष्म हरे युक्तम तम केतु विरेचनम, तमक में विरेचन कहा गया है। देन एक और हमने पढ़ा था कि हम दोषों के अनुसार जो है चिकित्सा करेंगे। तो वात कृद्वा कफघरम कफ कृद्वा अनिलापहम कार्यम न एकांतिकी कुर्यात प्रायोशेय अनिलापहम, तो ये वाला सूत्र है। या एक और ही है श्वास में कि यत किंचित कफवातगनम वातानुलोमनम, ये आपको चिकित्सा करनी है। देन प्रमेय, प्रमेय का तो चिकित्सा सूत्र आपको याद ही होना चाहिए। स्थूल प्रमेही बलवानी एक परिदुर्बलश्च संब्रूहणम तत्कृशस्य कार्यो संशोधनम दोष बलादिकै। ठीक है। देन उन्माद अपस्मार का थोड़ा सा ध्यान रखना, ये बेसिक आप देख लो। उत्माद अपस्मार कितना नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको थोड़ा मेदिया ड्रग पता होना चाहिए। साथ में पूछी गई थी लास्ट टाइम लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन वैल्यू, इन पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। हीमोग्लोबिन का लेवल, टोटल प्रोटीन कितना है, बिलिरुबिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और जो है लिपिड प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। कुछ बेसिक एग्जामिनेशंस मेथड आपको आने चाहिए। एसएलआर किस लिए किया जाता है, एसएलआर क्या है, एफएसटी क्या है, स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट, एफएसटी फेमोरल स्ट्रेच टेस्ट, लेसिग्यू टेस्ट, ब्रेगार्ड टेस्ट, और नी जॉइंट के लिए आप करते हो वेल्गस टेस्ट, जो कोलेटरल लिगामेंट है मीडियल और लेटरल, उसके लिए वेल्गस टेस्ट, वेल्स टेस्ट, थोड़ा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। फैबर टेस्ट सैक्रोइलियक जॉइंट के लिए किया जाएगा, ट्रेनेलबर्ग टेस्ट हिप जॉइंट के लिए, ड्रोअर टेस्ट नी के लिए, मीडियल क्रूशिएट लिगामेंट्स के लिए इंटरनल, और शोबर्स टेस्ट जो एंकोलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी किया जाता है। बाकी मैंने बताया था जैसे कि ट्रैगस टेस्ट किया जाता है, ट्रैगस टू वॉल टेस्ट, क्योंकि पेशेंट को कुबड़ापन आ जाता है एंकोलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, तो उसमें ट्रैगस टेस्ट। तो बेसिक जो है एग्जामिनेशन मेथड थोड़े आपको पता होने चाहिए। देन पूछा जाता है कई बार इंटरव्यू में कि कुछ सूत्र हैं, इनके पीछे आप क्या समझते हैं इनसे, जैसे कि तम केतु विरेचनम, इससे आप क्या समझते हो। तो तमक में भी जैसे कि कहा गया है कि कफ वातात्मका वेता पित्त स्थान समुद्भवा, है ना, कि कफ वातात्मका व्याधि है लेकिन पित्त स्थान से समुद्भव हुई है, और पित्त के लिए तो आप क्या शिष्ट चिकित्सा करोगे, तो इसके लिए तो आप विरेचन ही कराओगे। पित्त के लिए तो अग्रह कहा गया है विरेचन को। फिर पक्षाघात से पूछा जा सकता है, पक्षाघाते विरेचनम क्यों कहा गया है। तो पक्षाघात में आप क्या देखते हो कि पेशेंट को जो है सिरा स्नायु स्पिशोष्य कहा गया है। हतमेकम मारुतम पक्षम दक्षिणम वाम वेव वा कुर्या चेष्टा निवृत्ति ही रुकस्तम वाकस्तमेव वा घृत्वा अर्ध शरीर से शिरा स्नायु विशोष्य, तो ये पक्षाघात में कहा गया है। और शिरा स्नायु तो आपने पहले पढ़ा चरक चिकित्सा 15 में कि जो है रक्त की उपधातु कही गई है कंडरा सिरा, और यहाँ पे उन्हीं का शोषण हुआ है। तो आप अगर रक्त को ध्यान में रखें तो रक्त जो है आश्रय श्री भाव से पित्त का स्थान है, तो इसके लिए हम इनडायरेक्ट वे में करा रहे हैं, जो इंटरव्यू में दी जाती है डेफिनेशन, तो आप ये बता सकते हो। इसके ऊपर कई आर्टिकल भी लिखे गए हैं। तो पित्त का आश्रय भाव है तो इसलिए आप विरेचन कराएंगे। तो ये सीसीआरएस के इंटरव्यू में भी पूछा गया था, और यूपीएससी के भी जो है लास्ट ईयर में पूछा जा चुका है। देन जो कॉमन फॉर्मुलेशन है बेटा उनके इंग्रेडिएंट ध्यान रखना, क्योंकि जो भी आप नाम ले रहे होगे पूछा जा सकता है कि उसके इंग्रेडिएंट क्या है या उनका मुख्य घटक क्या है। जैसे कि चंद्रप्रभावटी, चंद्रप्रभा किसे कहा जाता है, तो ये जो है करचूर को कहा जाता है। इसका मुख्य घटक क्या है, तो उसमें करचूर और शिलाजतु दोनों इंपॉर्टेंट है। संजीवनी वटी, संजीवनी वटी के कंटेंट क्या है, तो इसमें त्रिफला है, पिपली है, वचा है, शुंठी है, वत्सनाभ है, और गोमूत्र की भावना है। त्रिभुवन कीर्ति रस, लक्ष्मी विलास रस, खदिरादि गुटिका, लवंगादि गुटिका, संशमनी वटी में गुड़ूची है, आयुष्पात, आयुष 64, हिंगवाष्टक। तो मैंने आपको जो भेषज के नोट्स दिए थे वो एक बार आप इसके लिए रेफर करोगे। साथ में कल्पना फॉर्मुलेशन जो भी है उनके आपको थोड़ा सा प्रमाण पता होना चाहिए, माने कितना है, या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर क्वाथ दे रहे हो कितनी मात्रा में दोगे, और क्वाथ की कितनी मात्रा है, जैसे कि 2 पल है तो 1 पल कितना होता है ना, 1 कर्श कितना होता है, या 1 तोला कितना होता है, तो 1 तोला आप जानते हो 12 ग्राम या 12 ml हुआ, तो एक पल कितना होगा, वो हुआ 48 ग्राम, तो 2 पल कितना हुआ, अराउंड हो गया 96 ग्राम। तो आप क्वाथ एक दिन में कितना दोगे, डिवाइडेड डोज में अराउंड जो है 50-50 ml दे सकते हो, है ना। तो या एक रत्ती कितना होता है, तो एक रत्ती जो है 125 mg होता है। तो ये बेसिक आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा रहेगा डिस्कशन सेशन, तो जिसमें आपकी कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हो। साथ में हमारे साथ डॉक्टर आयुषी वार्ष्णेय हैं, जिन्हें काफी इसकी अच्छी नॉलेज है, जो यूपी के कितने मिशन हैं या स्कीम्स हैं या किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डिफरेंट क्राइटेरिया में, जैसे कि एनआरएचएम के लिए या यूपीपीएससी में, तो जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें अच्छी नॉलेज है, तो वो आपसे डिस्कस